हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हंस स्टडी पॉइंट। देखो, कल क्लास 8 का मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर था, तो मेरे हिसाब से सभी का पेपर सही हुआ होगा और सभी को ये खुशी होगी भाई कितना क्वेश्चन किए कितने नहीं किए। तो इसके लिए मैंने चेक करने के लिए एक सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं इसका हाफ ईयरली एग्जाम इसका है 108 गणित मैथ का, इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन थे ऑप्शन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक ऑप्शन वाले थे। उन क्वेश्चन और ऑप्शन को उनके आंसर थे, तो मैंने उस आंसर क्वेश्चन के जितने भी आंसर थे उनके ऑप्शन मैंने इस टेबल में सेट कर दिया और बाकी क्वेश्चन है उनका मैं एक एक क्वेश्चन का प्रत्येक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। तो देखिए कैसे करना। तो यहाँ पे देखो, पहला इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन थे। 1 से 10 तक क्वेश्चन में से देखो, इनमें से 1 से 10 तक क्वेश्चन में मैंने से ऑप्शन था, ऑप्शन मैंने पढ़ रखा था। पहले के क्वेश्चन का श था, दूसरे में डी था और तीसरे में श था, चौथे में श, पांचवें में द और यहाँ छठे में ये और सातवें में भी ये था, आठवें में, नौवें में और 10वें में। इनका पहले से 10 तक वो ऑप्शन वाले थे, इनका क्वेश्चन का जवाब आंसर ये है। ऐसे कैसे बताओ। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 10 के आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में से देखो आपसे है अगले वाले क्वेश्चन है रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे वाले क्वेश्चन है 11 से 15 तक रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी थी। तो इनको देखो इन क्वेश्चनों में कैसे करना था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें देखो 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो ये कह रहा है संख्या 5 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको देखो संख्या दे रखी है, आपको ये संख्या दे रखी है 5 के घन में। अब 5 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अब पहले तो आपको 5 का घन निकालना पड़ेगा। अब 5 का घन तो आपको पता है, 5 का घन निकालेंगे तो 5 को बताओ कितनी बार गुणा करेंगे। 5 को 5 से और 3 बार गुणा करेंगे तो 5 का घन करेंगे, तो 5 का घन करेंगे तो बताओ कितना आता है 125। 125 आएंगे 5 का घन, तो बताओ 5 के घन के इकाई का अंक क्या होगा। अब आपने 5 का घन निकाला, 125 आया, इसके घन के इकाई के अंक में, इकाई के अंक बताओ कितना आएगा 5 आएगा। तो मैंने ऑप्शन दे रखा, बताओ इकाई के अंक में 5 में से कौन सा आएगा ऑप्शन। इसमें से आप देख के बता सकते हो, बताओ कौन सा है। एक तो 5 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5। तो आप बताओ इसका आंसर कितना है 5, क्योंकि आपको 5 के घन में निकालना था, 5 के घन की इकाई में 5 आ रहा है। ऐसा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां देखो। 12वां देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब बताओ एक विकर्ण जिसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, क्या होते हैं परस्पर। एक विकर्ण है, एक समान समचतुर्भुज है, विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं समद्विभाजित होते हैं। तो आप लिख सकते हो समद्विभाजन, समद्विभाजन ये। और ऐसा कैसे बताओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब मैंने बताया था आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या चतुर्भुज के नाम ले दे या आपको चतुर्भुज दे दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो बताओ इसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे 180। तो आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये कर सकते हो। ऐसा कैसे है बताओ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं होती हैं। अब बताओ, मैंने कहा था समबाहु त्रिभुज वह समबाहु त्रिभुज जिसकी बताओ प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो वह क्या लगाएगा समबाहु त्रिभुज। तो बताओ समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो बताओ आप लिख सकते हो समान हो सकती है, या कह सकते हो समान या बराबर एक चीज है। तो प्रत्येक भुजाएं क्या होती है समान होती है, समान लिख सकते हो, बराबर यही कर सकते हो। ऐसा कैसा है क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो 2400 यहाँ पे दे रखा है, 2400 का 20% निकालो। अब देखो आपको 2400 ये दे रखा है, इसका आपको 20% निकालेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आपको निकालना है, इसका निकाल के आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको देखो 2400 दे रखा है, 2400 का आपको 20% निकालेंगे। तो मेरे को पता है 2400 का आप 20% निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे तो किसका भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे। बताओ तो 0 से 0 इस 0 से 0, तो 240 को 200 गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 480। तो बताओ यहाँ पे आप निकालेंगे 2400 का 20% निकालेंगे तो बताओ दोनों ऑप्शन है 580 480, आपके पास कितना है 480। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 480, ये इसका आंसर 480। तो ये क्वेश्चन थे इस तरीके से, आपको इन तरीके से रेगिस्तान वाले थे, इनको आपको देख के बनाना था। और 1 से 10 तक क्वेश्चन थे इस तरीके से, क्वेश्चन 1 से और 15 तक। देखो इसमें क्वेश्चन का सॉल्व ही आया था, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही आया था। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व ही आया था, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोणों का माप आपको कितना दे रखा है 24 डिग्री हो। तो मैंने बताया था आपको एक समबाहुभुज दे रखा है, इसकी कितनी भुजाएं होगी बाह्य कोणों का। आपको पता है बाह्य कोणों का योग मैंने कहा था
बाह्य कोणों का योग आप लिख सकते हो बाह्य, बताओ बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बताओ कितना होता है 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। और बताओ आपको बाह्य कोणों की माप दे रखी है, बताओ आपको माप कितनी दे रखी है, माप आपको दे रखी है बताओ 24 डिग्री। अब देखो आपको माप 24 डिग्री दे रखी है, तो बताओ आप भुजाएं निकाल सकते हो। तो आप लिखा समबाहु की कितनी भुजाएं, तो आप बताओ इसकी भुजाएं निकाल सकते हो। आपको तो भुजाएं ज्ञात करनी है, भुजाएं किसकी ज्ञात करनी है समबाहु की, तो लिख दो समबाहु की भुजाएं, समबाहु की भुजाएं। अब देखो आपको समबाहु की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो बताओ यहाँ पे बाह्य कोणों का योग में माप का भाग दे दो इसकी भुजाएं। तो आपको क्या करना 360 में और 24 का भाग दे दो। बताओ इस 360 में 24 का भाग देंगे कितनी बुझाएगी, तो आप इसका भाग देंगे तो बताओ 24 15 बार जाएंगे, तो बताओ इस कितने बुझाएगी 15 बुझाएगी। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें बहुभुज के बाह्य कोणों का आपको ये पता होना चाहिए, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और आपको माप दे रखी, माप 24 डिग्री देखिए, तो 360 में 24 का भाग देंगे तो बताओ इसमें भुजाएं आ जाएगी बहुभुज की, तो बहुभुज कितनी भुजाएं 15 बुझाए इस तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17वां देखो, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ये देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के मैंने गुण बताया कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। बताओ एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं बराबर होती है, और ये वाली भुजा, तो आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुज। इस तरीके से वाला लिख सकते हो, वह समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, ये था आपको दे रखा 6/13 को -7/16 के व्यस्तक्रम से गुणा कीजिए। ये व्यस्तक्रम से गुणा करना। अब पहले ये देखो व्यस्तक्रम क्या होता है, व्यस्तक्रम का मतलब होता है उल्टा, या देखो व्यस्तक्रम आप कह सकते हो a/b का अगर व्यस्तक्रम करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा b/a, मतलब 1/2 करेंगे तो इसका उल्टा कितने हो जाएंगे 2/1। तो ये कह रहा है, आपको कह रहा है 6/13 को का मतलब गुणा और -7/16 के व्यस्तक्रम से। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा -7/16 के व्यस्तक्रम। अब बताओ इसके व्यस्तक्रम, व्यस्तक्रम का मतलब उल्टा, तो बताओ पहले इसका उल्टा करो, तो इसका उल्टा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 16 बटा और नीचे आ जाएगा। तो बताओ ये -7/16 के व्यस्तक्रम का 16 बटा -7, तो क्या किया आपने यही तो किया था a/b को b/a यही तो लिखा था, व्यस्तक्रम उल्टा ही तो होता है, तो व्यस्तक्रम आपने किया। तो ये करना था आपको -6/13 को की जगह गुणा 7/16 के व्यस्तक्रम, इसका व्यस्तक्रम बताओ कितना है ये, तो इससे गुणा कर दो। बताओ 16 को गुणा कर देंगे 7 से, अब आपको इसे गुणा करके 16 बताओ कितना, 16 को यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएंगे, और 13 7 कितने होते हैं 91। तो बताओ इसका आंसर कितने आएंगे 96/91 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको यही करना था, गुणा करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 आराम से कर सकते हो, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19वां ये आया था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो 19वां क्या कह रहा है, आपको आकृति दे रखी है, आकृति में समांतर चतुर्भुज है। अब आपको देखो आकृति में एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आपको x और y के मान निकालने हैं। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज, पहले आपको देखो समांतर चतुर्भुज तो वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं, बताओ इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा है और इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा है। तो आपको समांतर चतुर्भुज में भुजाएं बराबर निकाल के x और y का मान निकाल सकते। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है तो इस वाले क्वेश्चन कर आसानी है, क्योंकि आपको बराबर भुजाएं तो बराबर करनी। तो बताओ समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर, बताओ इसके बराबर की भुजा ये है और इसके बराबर की भुजा, तो भुजा बराबर करके x और y के मान निकालना। तो देखो यहाँ पे मैं इसका कर रहा हूं, देखो आपके भुजा बताओ यहाँ पे AD के बराबर में कौन सी भुजा है BC, AD के बराबर में इसके बराबर में ये वाली भुजा, तो बताओ इसका आपको दे रखा है, ये बताओ AD आपको बताओ यहाँ पे AD ये कर सकते BC, तो बराबर AD आपको बताओ कितना दे रखा है 4x, और बताओ यहाँ पे कितना दे रखा है 12। तो बताओ यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, यहाँ पे x गुणा में तो इधर जाके तो भाग हो जाएगा, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ 12 है, ये इधर जाएगा तो भाग में दे देंगे, तो बताओ 4 में 3 का भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएंगे 12 में 4 का 3, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। और आपको यहाँ y निकालना, तो आप बताओ इसके बराबर में कौन सी भुजा है CD, तो आप दूसरे के लिए लिख सकते हो AB के बराबर में कौन सी भुजा है DC, इसके बराबर में ये वाली तो भुजा है, तो मान ली तो बताओ क्या दे रखा है 4y-1 दे रखा है, बराबर में DC कितना है 31 दे रखा है, ये दे रखा है। अब बताओ यहाँ पे 4 माइनस का 1 इधर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो आप लिख सकते हो 4y और ये 31 है, एक इधर जाएगा तो बताओ प्लस में 1 हो जाएगा और ये बताओ कितना हो जाएगा 32। अब आपको 4y गुणा में 32 का y का निकाल सकते हो, तो बताओ आपको y निकालेंगे तो बताओ 32 में 4 का बार दें कितनी बार जाएगा 8y, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इस तरीके से आपको x की और y की वैल्यू आराम से निकाल, तो x की 3 आ जाएगी और y कितनी आएगी 8 आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 होता है। इससे समांतर इसको क्या आया था यहाँ पे, ये देखो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये देखो आपको दे रखा है पाइथागोरस त्रिक सदस्य जिसका एक सदस्य, आपको पाइथागोरस त्रिक पता होना चाहिए इस वाले चैप्टर की। इस क्वेश्चन को कैसे करना, तो देखो पाइथागोरस के त्रिक सदस्य, तो पाइथागोरस वाला क्वेश्चन करने से पहले आपको तीन चीज पता होना चाहिए भाई। आपको पाइथागोरस का एक सदस्य, तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एक सदस्य, तो जो दे रखा है वही होता है। अब आपको बाकी के दो लाना है, तो बताओ दो लाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए भाई, आपको पहले तो 2m पता होना चाहिए, एक m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए ये निकालने के लिए। तो ये निकालने के लिए पहले आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू आएगी तब m की m स्क्वायर माइनस m इसकी जगह रख देंगे और m स्क्वायर प्लस 1 करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको ये तीनों चीज पता होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन को, देखो पाइथागोरस में आपको एक सदस्य, तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक तो स्वयं जो ही होता है। अब इसके निकालने के पहले आपको 2m की वैल्यू निकालो, तो मैं पहले यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा, तो बताओ 2m बराबर 6 करूंगा, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 3, तो आपके पास m की वैल्यू यहाँ से आ गई। अगर m की वैल्यू यहाँ से निकाली तो आप दूसरे आपको m स्क्वायर दूसरी वैल्यू, तो बताओ दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस रख दो, बताओ यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 करूंगा और बताओ m स्क्वायर माइनस 1 m की वैल्यू बताओ आपने निकाली, m की वैल्यू कितनी है 3, तो इस m की जगह 3 रख दो, इसका आंसर निकालें। तो बताओ मैं m की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1 करूंगा, तो बताओ 3 का स्क्वायर करूंगा तो बताओ 9 और माइनस 1 करूंगा तो बताओ कितनी आएगी 8 आएगी। तो बताओ एक दूसरी संख्या 8 आ जाएगी। तो बताओ यहाँ पे m या दूसरी संख्या पहली तो जो दे रखी दूसरी 8 आ जाएगी। तीसरी निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, पहले m स्क्वायर माइनस किया था, अब की बार m स्क्वायर प्लस करो, तो बताओ m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और m की जगह 3 रख दो, m की जगह आपने फिर निकाल रखा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे, बराबर में कितना आएगा 3 3 9 और बताओ a कितना होता है 10, तो बताओ इसके आंसर कितने आएंगे 10, तो 9 प्लस 1 करेंगे बताओ इसका आंसर। तो अतः आपको पाइथागोरस के त्रिक सदस्य लिखने, तो आप लिख सकते हो अतः पाइथागोरस त्रिक, आपको पाइथागोरस त्रिक सदस्य लिखने। तो बताओ एक तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो हो गया एक, तो दूसरा कितना है 8 है, तीसरा कितना है 10, तो 8 और 10 इसका आंसर ये हो जाएगा 8 10 6 8 10 इसका आंसर ये सदस्य हो जाएगा। ऐसा कैसे है बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये भी था, बताओ वो जैसा ये किया था ऐसा कैसे, पहले यहाँ पे m की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब एक तो सदस्य, तो बताओ तीन सदस्य तीन त्रिक नियम निकालने, तो एक तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आ गया और दूसरा निकालो। अब बताओ दूसरा पहले आप m की वैल्यू निकालो, तो 2m बराबर 16 करेंगे, तो बताओ m की वैल्यू यहाँ से निकाले 16 में 2 का भाग देंगे, बताओ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब बताओ 8 आ गई तो आप निकाल सकते हो m स्क्वायर माइनस 1, बताओ m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, m की जगह बताओ क्या रखेंगे 8 रख दो, बताओ 8 करेंगे तो 8 स्क्वायर माइनस 1, बताओ स्क्वायर है यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना होता है 64, 64 में से माइनस 1 करेंगे बताओ कितने आएंगे 63, तो बताओ दूसरी वैल्यू आपके पास अब आ गई, दूसरी कितनी आएगी 63। अब ऐसे कैसे अगली निकालो, अब की बार m स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो बताओ m स्क्वायर की जगह कितना रखना है 8, तो बताओ 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करना, पहले माइनस किया था अब की बार प्लस करना, तो बताओ बराबर में कितना है 64 प्लस 1, 8 8 का वर्ग करेंगे 64 आएंगे, प्लस जोड़ेंगे अब की बार, तो बताओ कितना आ जाएंगे 65 आ जाएंगे। तो बताओ पाइथागोरस के त्रिक सदस्य आएंगे, बताओ एक तो 16 हो गया, दूसरा 63 और तीसरा 65, तो आप लिख सकते हो बताओ पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस के त्रिक बताओ कौन कौन से आए, एक तो 16 आया, दूसरा 63 आया, तीसरा 65 आया। तो इस तरीके से पाइथागोरस वाला क्वेश्चन है, इस वाला क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से आराम से इजी क्वेश्चन है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। देखो ये आपको पता होना चाहिए वर्गमूल निकालना, पर किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना, यहाँ पे देखो पहले तो आपको 529 है, इसका आपको पहले वर्गमूल का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का साइन लगेगा। अब बताओ किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकालना है, तो बताओ 529 लिखा मैंने, इसको भाग विधि से इस तरीके से करना होगा। यहाँ पे भाग विधि का लगाएंगे तो ऊपर इस तरीके से लाइन खींचना पड़ेगा, ये भाग विधि का निशान है।
तो बताओ अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको इसमें जोड़े बनाओ, इकाई का बताओ 9 है तो पीछे से आपको दो दो के जोड़े बनाओ। बताओ ये मैंने एक जोड़ा बना लिया और बताओ दूसरा जोड़ा ये। बताओ यहाँ पे बैलेंस नहीं, इसके आगे जीरो लगा सकते हो क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए जीरो लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसके बाद जोड़ा बनाने के बाद में गुणा करो। बताओ 5 किसके वर्ग के लगभग आना चाहिए, तो बताओ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, अभी भी छोटा रहेगा। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो मैंने 2 का वर्ग करेंगे 4 लगभग इसके पास है, 3 का वर्ग करेंगे ज्यादा हो जाएगा तो 2 का वर्ग करो। तो बताओ 2 का वर्ग करेंगे तो 2 को यहाँ पे गुणा करो, 2 को यहाँ, 2 को 2 से गुणा करके 4 आएंगे। तो बताओ 5 में से 4 जाएगा, बताओ कितना बचेगा 1। अब देखो अगला यहाँ पे 29 दे रखा है, इस 29 को ऐसे कैसे नीचे उतार दो, ये उतार दिया। अब बताओ ये आने के बाद यहाँ देखो 29 आया। अब आपको देखो यहाँ पे जो आया इसका डबल करके यहाँ लिखना, तो 2 का डबल कितना होता है 4। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 का डबल 10 हो जाता, 10 होता तो 10 का डबल 20 करके यहाँ पे लिखना होता था। अब आप क्या करना है, ये देखो आप किस संख्या से गुणा करें एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसको आपको हमेशा इस क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे इसको कैसे करना, तो देखो यहाँ पे इकाई में कितने 9, तो पहले ये देखो 9 किस किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई में 9 आते हैं। तो बताओ 3 का वर्ग करेंगे आप तो तभी भी 9 आता है, और एक बताओ 7 का वर्ग करेंगे तभी भी इकाई में कितना आते हैं 9 आते हैं। देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9। तो बताओ यहाँ 3 से गुणा करो या 7 से गुणा करो, इन दोनों में से एक से गुणा करने पा जाएंगे। तो बताओ मैं गुणा कर रहा हूँ, 4 को गुणा करेंगे, बताओ पहले किससे गुणा करें, जैसे मैंने 3 से कर लिया तो 3 से नीचे भी करो, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 9, और 4 को 3 से गुणा करूं तो 12। तो बताओ 129 लाना, तो बताओ किस संख्या से गुणा किया 3 से, तो 3 यहाँ पे भी लिखो और 3 यहाँ पे भी लिखो, और गुणा करने के बाद कितना आएगा 129। 129 में कुछ नहीं बता, तो बताओ कितने आंसर आए इसके 23। तो वही है ये भागविधि, इस तरीके से आपको निकालेंगे। तो बताओ 529 का वर्गमूल कितना आएगा 23 आएगा। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन था, भागविधि से करना था, तो ये भागविधि इस तरीके से क्वेश्चन था। 27000 दे रखा है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। इस वाले क्वेश्चन में घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, वहां पे 27 दे रखा है, एक जीरो बढ़ा लेना, यहाँ पे 27000 है। इसका आपको घनमूल निकालना, तो 27000 का आपको घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये कैसे निकालने हैं, तो पहले आपको देखो 2700 है, ये मैंने 27000 लिखा, इस 27000 का घनमूल निकालेंगे। अब घनमूल निकालने के लिए आपको पता है ये घनमूल का साइन ये लगा होना चाहिए, घनमूल का साइन, तो ये है घनमूल। अगर ये 3 ने लगाया तो वर्गमूल है, तो ये घनमूल निकालेंगे, और किस विधि से निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको बताओ ये 27000 है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना पड़ेगा। तो आप घनमूल निकालना, और इसको निकालने के बाद में यहाँ पे इसको आप निकालना है। इसको निकालने के बाद में पहले देखो इकाई की बताओ कितना है 2, तो 2 का भाग जाएगा, तब तक 2 का भाग देना, फिर 2 का नहीं जाता 3 का देना, 3 का जो 5 का देते रहना। तो मैं यहाँ पे डाइट कर रहा हूँ, इसको गुणा करने के बाद में इसका वर्गमूल बताओ कितना आएगा 2, इस तरीके से आएंगे। मैं यहाँ पे डाइट कर रहा हूँ, आपको कर लेना है इसको, ये आएंगे इसको करने के बाद में। अब आपको इसको आपको निकालना, इसको निकालना, और इसको करने के बाद में ये आएंगे। अब आपको पता है इस तरीके से आएंगे, और इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरीके से आएंगे। तो बताओ इस जोड़े से ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और ये भी कंप्लीट है। इन जोड़े से बताओ, इस जोड़े से मैं यहाँ से 2 ले आऊंगा, और बताओ यहाँ से 3, और यहाँ से कितना लूंगा 5। तो 2 को इस 3 से और किससे गुणा करूंगा 5 से, तो 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना होता है 30। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर, यह अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड है। इस तरीके आपको कर सकते हो, इसमें क्योंकि 2 का भाग जाएगा, इसको आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इसका मैंने डायरेक्ट करेंगे, इस तरीके से को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार 3 बार 2 का भाग जाएगा, 3 बार 3 का भाग 1 बार जाएगा, और 5 का 3 बार जाएंगे। तो इस तरीके से गुणनखंड करने के बाद में ये आपका आंसर आएंगे। तो इस तरीके से आपको बताओ 27000 का भाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालें। इसका आंसर कितना आएगा 23 क्या आया था, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, देखो यहाँ पे 23वां आपको दे रखा है, यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है ए बी माइनस का बी सी, ये दे रखा है, एक ये है, एक पद ये है, दूसरा पद बी सी माइनस सी है, और तीसरा पद सी ए माइनस ए बी का आपको योग ज्ञात करना है। अब आपको इनको जो भी दे रखा है इन पदों का योग ज्ञात करना, तो योग ज्ञात करेंगे तो इनके बीच में योग करके लिख देते हैं आपको। तो बताओ इनका आपको योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना आपको, तो क्या करना है, इनको जोड़ दो सभी को। तो ए बी माइनस का बी सी, ये पहला पद में इसमें ये प्लस का साइन लगाओ, ये दूसरा वाला जोड़ दो। बताओ बी सी माइनस का सी ए करेंगे, ये सी ए कर दिया, और बताओ इस तीसरे पद को भी इसमें जोड़ दो, तो बताओ सी ए माइनस का ए बी करेंगे। अब बताओ ये इन सभी को जोड़ने के बाद देखो, अगर आप ये चेक करो इसमें जो भी कट रहा है, अब कटेगा एक प्लस का एक माइनस का होगा, वो तो काट दो, और जो कट रहा है वो काट दो, नहीं कट रहे तो उनको छोड़ दो। तो बताओ कटेंगे वही, हमेशा काटना वही, एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए, तब जाके कटेंगे। तो बताओ यहाँ देखो
प्लस का ए बी है, अब इसको काटने के लिए माइनस का ए बी होना चाहिए। तो बताओ ये प्लस का ए बी है और देखो ये माइनस का ए बी, तो बताओ प्लस के ए बी से माइनस का ए बी कट गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा अगला देखो माइनस का बीसी है, तो ये माइनस का बीसी तो प्लस का बीसी, बताओ ये कट गया। ये देखो माइनस का सी है और ये प्लस का सी है, तो बताओ माइनस का सी है और प्लस का सी कट गया, तो बराबर में कुछ नहीं बचा। तो बताओ बराबर में कुछ नहीं बचा, तो बताओ इसका आंसर कितना है? 0। तो इसका आंसर ये दे रखा था आपको, क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग बताओ, आपको 51 दे रखा है, तो आपको इसका पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग आपको दे रखा है, तो आपको बताओ ये लगातार दे रखा है और पूर्णांकों का योग आपको 51 दे रखा है, तो आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। तो बताओ आपको यहाँ पे पूर्णांक संख्या दे रखे हैं, वो आपको तो कंसीडर तो है नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मैं लिख दिया माना, मैंने कुछ माना कि माना 3 लगातार संख्या है, आपको कुछ मान नहीं है क्योंकि आपको संख्या नहीं दे रही, तो मैंने माना 3 लगातार संख्या है। बताओ पहली संख्या 1 है, दूसरी लगातार मानी, तो बताओ दूसरी x+1, तीसरी x+ ले ली। ये आपको 3 लगातार संख्या लेनी, तो पहले x ले ली x+1 और दूसरी x+3 ले ली। तो इस तरीके से ये तीनों संख्या लेने के बाद में इनको क्वेश्चन कैसे करना है, तो इनका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो तीनों संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना, तो लिखो प्रश्नानुसार में लिखा प्रश्नानुसार x लिखा और बताओ x+1 लिखेंगे, दूसरा करेंगे तो x+2 करेंगे, इनका योग बताओ कितना है, 51 है। क्योंकि अगर हम 3 पूर्णांकों का योग, तो आपको माना 3 पूर्णांक अलग अलग संख्या ले ली, इन तीनों का योग करना और आंसर निकालना x की। तो बताओ यहां से, बताओ यहां करेंगे तो बताओ यहाँ पे 1x 2 और 3x, तो बताओ कितने हो गए 3x प्लस बताओ 2 और एक यहाँ 3 हो गई, ये 3 बराबर में कितना है 51। अब बताओ ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 3x और 51 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएंगे, तो बताओ कितना बचेंगे 48। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा, तो बताओ 48, ये 3 का इधर भाग देंगे तो बताओ 3 का भाग दे तो बताओ 16 बार जाएगी, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो बताओ आपको, तो आपको ये निकालने पूर्णांक संख्या ज्ञात करना, तो बताओ तीनों संख्या निकाल सकते हो। तो बताओ पहली संख्या, तो बताओ x तो आपके पास कितनी आएगी 16। दूसरी संख्या बताओ पूर्णांक 3 लगातार संख्या कौन सी है, तो बताओ एक x+1 है बराबर में 16+1 करेंगे तो बताओ कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, पहली दूसरी 17 और दूसरी निकाले x+2 कर दो, बताओ अगली में x+2 करेंगे तो बताओ 16+2 करेंगे तो बताओ कितनी आ जाएगी 18, ये 18 आ जाएगी। तो बताओ तीनों लगातार संख्या है, तो पूर्णांक संख्या क्या है, तो बताओ 16 17 और 18, इस तरीके से इसका आंसर ये 16 17 और 18 इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, इस तरीके से आराम से इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखो किस क्वेश्चन क्या है 7y+4 दे रखा है, और इस क्वेश्चन को आपको समीकरण को हल करना। अब इसको समीकरण को हल करना है तो देखो इस तरीके से करना, आपको क्रॉस गुणा करो, इनके ब्रश गुणा करते हैं इस तरीके से कर दो, ऐसे क्रॉस गुणा कर लो इनको। अब गुणा करके इनको लिख देते, बताओ इस 3 को मैं इधर गुणा करके लिख रहा हूं, तो 3 को यहां से गुणा करूंगा तो बताओ 7 कितने हो गए 21 और y लिख दिया, प्लस का साइन, बिल 4 को फिर 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर अगली बताओ इसको इधर गुणा करेंगे तो बताओ माइनस का 4y और प्लस करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस के यहाँ पे प्लस का माइनस का साइन आएगा और कितना आएगा 8 आएंगे। यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, बताओ 21y है, ये 21y है और ये वाला y इधर है, माइनस का 4y इसको इधर ले आओ, तो बताओ किसका हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा। और देखो ये माइनस का 8 है इधर है, और देखो ये प्लस का है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12 इधर हो गया। अब क्या करना है 21 और बताओ 4 जोड़े तो 25y हो जाएगा, और बताओ ये कितने हो जाएंगे 20, बताओ r यहाँ पे कितने हो जाएंगे माइनस का 20 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे इसको सोल्व करो, y की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा माइनस का 20/25 कर दो। अब बताओ इनको काट के लिख दो, बताओ यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 25, तो माइनस का 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका सोल्व करने के बाद में कितना आएगा माइनस का 4/5। तो आपको ये समीकरण को आराम से लीजिए, क्वेश्चन ब्रश गुणा करके क्वेश्चन नंबर 126 क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपको चतुर्भुज एबीसीडी की आपको रचना करनी है। अब आपको रचना करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रकार पेन पेंसिल सभी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बुझाई दे रही है कि पहले से आपको कच्चा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब बताओ कच्चा डायग्राम बनाने के लिए बताओ ए बी, पहले आपको देखो कच्चा डायग्राम बनाते हैं, तो ए बी बताओ, यहाँ पे ए बी लिख दिया मैंने, ये ए बी बताओ कितना है 4.5 सेंटीमीटर का, ये कच्चा डायग्राम है। फिर बीसी बताओ 5.5 सेंटीमीटर, तो बताओ ये मैंने बीसी के लिया 5.5 सेंटीमीटर का बीसी और सीडी। अब बताओ ये बीसी हो गया और आप सीडी बनाएंगे, सीडी कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर का, तो मैंने ये सीडी खींच लिया, बताओ ये सीडी हो गया, ये कितना का 4 सेंटीमीटर का सीडी। अब एडी खींचना 6 सेंटीमीटर का, तो मैंने बताओ ये एडी खींच लिया 6 सेंटीमीटर का,
6 सेंटीमीटर का। और आपको एसी कितना दे रखा, एसी ये विकर्ण दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर का। ये कच्चा डायग्राम है और आप इसका पक्का डायग्राम बनाना। अब बताओ पक्का डायग्राम बनाने के लिए स्केल लेना, स्केल से आपको क्या करना, स्केल से बताओ जो आपको स्केल लेना, स्केल लेने के बाद में आपको पता है जीरो से काउंटिंग होते हैं, तो जीरो से काउंटिंग है ना, जीरो से लेके बताओ 4.5 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड खींचना। तो पहले आपको स्केल लेना, स्केल से आपको 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना। ये ए बी 4.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से मैंने आप स्केल लिए, स्केल लिए यहाँ पे बिना नाप कर रहा हूं, पर आपको स्केल लेना, स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का एक बी रेखाखंड खींचना। उसके बाद में आपको बी, अब बताओ सी बिंदु लाना, तो उसके बाद में आप करना बी को केंद्र मानना। अब बताओ बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का, तो बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना। तो आप वो स्केल लेना, स्केल से आपको प्रकार की साइज 5.7 चाप के नाप करना और 5.5 का नाप करके आपको एक चाप काटना। तो मैंने 5.5 का भी मैं बिना नाप कराऊं, आपको करना है तो नाप के करना। तो 5.5 का मैंने एक चाप काट लिया, ये काट लिया, ये काटने के लिए अब बताओ कितने साइड 5 अब फिर वापस ए को केंद्र मानना, ए को केंद्र मान के विकर्ण खींचना 7 सेंटीमीटर का। तो ये 7 सेंटीमीटर, फिर स्केल से आप 7 सेंटीमीटर प्रकार से फिक्स करना और 7 सेंटीमीटर का फिर आपको यहाँ पे चाप काटना। तो मैंने 7 यहाँ पे चाप काट लिया। अब बताओ इन दोनों का क्रॉस बिंदु क्या मिला मेरे को, सी बिंदु मिल गया। सी मिलने के बाद में मैंने सी को बताओ किससे मिलाया, ए से मिलाया, और सी को किससे मिलाया, बी से मिलाया। ये बिंदु आ गया सी। अब आपको बिंदु डी लाना है, यहाँ पे डी। अब बताओ डी लाना है, तो बताओ यहाँ पे पहले क्या करना, आपको सी को केंद्र मान। अब बताओ सी को केंद्र मान के कितना सेंटीमीटर का चाप काटना, सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर। तो वही है, 0 से फिर 4 सेंटीमीटर का स्केल से नापना, प्रकार से, फिर प्रकार से 4 सेंटीमीटर का मैंने ये चाप काट लिया। तो 4 सेंटीमीटर का मैंने ये चाप काट लिया। ये काटने के बाद फिर ए को केंद्र मानना और 6 सेंटीमीटर का चाप करना, फिर ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का फिर चाप काटना, इस तरीके से। अब बताओ इन दोनों का क्रॉस बिंदु कौन सा मिल जाएगा, डी। फिर डी को किससे मिलाएंगे, सी से, और डी को किससे मिलाएंगे, ए से। तो बताओ यहाँ पे इस तरीके से एक आपका ये डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से आपको नाप के बनाना, यहाँ पे ये बिना नाप का है यहाँ पे, तो पर आपको यहाँ पे नाप के बनाना। तो आपको इस तरीके से इसका, अब आपको इसकी रचना करनी है। अब रचना तो देखो, रचना तो किस तरीके से आपको, अगर ये डायग्राम पक्का ये डायग्राम बनाना आ गया तो रचना तो कर सकते हो आराम से। तो देखो पहला पॉइंट में बोल के बता देता हूं, लिख तो नहीं सकता। यहाँ पे रचना के लिए पहला पॉइंट लिखेंगे, एक ए बी एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर का खींचा, पहला पॉइंट हो गया। फिर आपने क्या किया, बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा चाप काटा, जिसको चाप काटा। फिर क्या किया, ये अगला पॉइंट हो गया। फिर आपको ए को केंद्र मानकर 5 यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का फिर चाप काटा। इन दोनों का क्रॉस बिंदु पे क्या बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु सी प्राप्त हुआ। सी को ए से तथा सी को किससे मिलाया, बी से। अब बताओ ये आने के बाद में अब अगला क्या करना, फिर आपने सी को केंद्र मानना, फिर 4 सेंटीमीटर का फिर चाप काटा। फिर ए को केंद्र मानकर डी, ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। इन दोनों का क्रॉस बिंदु पर बताओ क्या बिंदु मिला, डी मिला। फिर डी को ए से तथा डी को सी से मिला। अब ये बताओ इस तरीके से करके आप कई सारे पॉइंट हो जाएंगे। और लिखना लास्ट आता है अभिष्ट चतुर्भुज, अतः अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से इजी से इस तरीके से देखो। क्वेश्चन नंबर 27 आपको एक दे रखा था, चार्ट दे रखा था आपको। एक विद्यार्थियों एक भाषा में दे रखी है, यहाँ पे हिंदी भाषा अलग अलग भाषा दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। आपको इस छात्रावास में आपको दर्शाया गया है और एक इनको आपको ग्राफ भी, तो इसे एपी को पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता है कोणों की जरूरत होती है। तो आपको कोण निकालना पड़ेगा। तो इसमें इधर भाषाएं दे रखी है, अलग अलग भाषाएं दे रखी है और यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या दे रखी है और इनका योग दे रखा है। अब आपको इसमें क्या करना, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता है एक केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो आपको जो भी दे रखा है इनका आपको केंद्रीय कोण निकालो। अब आपको इसको यहाँ पे मैं केंद्रीय कोण यहाँ पे निकालना हो, तो आपको केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा इसमें आगे। तो देखो केंद्रीय कोण निकालेंगे यहाँ पे इसी में ही देखो। अब आपको पता है केंद्रीय कोण निकालेंगे तो आपको क्या निकालना, अगर आपको कोण निकालना जो भी दे रखा है उसका पहले आप ये लिखे। बता यहाँ पे ये दे रखा है केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 40 को ऊपर लिखो और नीचे लिखना है कुल विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है। बताओ विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है, 72। तो यहाँ पे मैंने 72 लिखा। और बताओ गुणा करना, कोण निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, कोण निकालेंगे तो हमेशा 360 डिग्री से गुणा करेंगे। हमेशा किससे गुणा करेंगे, 360 डिग्री से। अब आपको इसको सोल्व करके लिखना। बताओ इसको सोल्व करेंगे, इनको काट लो, 72 को इससे काटेंगे तो 2 बारी, इसको 36 गुना यहाँ पे इसको काटेंगे। तो बताओ इनको सोल्व करने के बाद में बताओ कितना आएगा, 200 डिग्री आंसर आएगा। इनको सोल्व करना 200 डिग्री आएगी। अब बताओ इसको करने के बाद 200 डिग्री है x। ऐसा कैसे बताओ, यहाँ पे ये तो हिंदी के लिए तो बताओ कितना है यहाँ पे। अब ऐसा क्या बताओ अंग्रेजी के लिए का, अंग्रेजी के लिए बताओ वही यहाँ पे अंग्रेजी के लिए बताओ कितना है। यहाँ पे
कितने विद्यार्थी हैं 12, तो 12 विद्यार्थी हैं और कुल बताओ कितने हैं 72, और किसे गुणा करेंगे 360 से। इसको गुणा करना, इसको सोल्व करने के बाद में इसमें आपको 60 डिग्री मिलेंगे। कितने आएंगे 60 डिग्री। तो इसको सोल्व करने के बाद में 60 डिग्री आएगी। फिर अगला करना, इसमें मराठियों में कितने विद्यार्थी की संख्या 9, तो 9 गुणा करना और बताओ कुल 72 है और किसे गुणा करेंगे 360 से। इसको 60, अब बताओ इसको गुणा करेंगे, बताओ यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको गुणा करेंगे तो इसको कितना आंसर है, तो इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद में आपको 45 डिग्री मिलेंगे। इसको सोल्व करना, इनको काट कूट के काटना और इसको काटने के बाद में 45 डिग्री आएगी। फिर देखो अगला केंद्र कोण ये निकालेंगे। अब बताओ तमिल के लिए बताओ कितने हैं विद्यार्थी संख्या 7 है, कुल कितना है 72 है, और बताओ किसे गुणा करना है 360 से। तो बताओ आपको इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7/72, इसको 360 से गुणा करेंगे। इसको काटने के बाद में आपको 35 डिग्री मिलेंगे, ये 35 डिग्री। अब बताओ इसको करने के बाद में 35 डिग्री मिलेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 35 डिग्री, और आप देखो ये अगला वाला है, इसको सोल्व करें। इसको आपको करना 4/72 है और इसको किससे गुणा करना है 360 से। तो इसको आपको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद में आपको 20 डिग्री आंसर आएंगे। तो बताओ ये 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो देखो आपको इस वाले क्वेश्चन में पाई चार्ट बनाना है। ये आपने कोण निकाल लिए, कोण निकालने के बाद में आपको पाई चार्ट बनाना होता है। अब बताओ यहाँ पे जो भी कोण आए इनसे आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कैसे बनाना, मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो पाई चार्ट इस तरीके से पाई चार्ट बनाना है। ये इसको बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट कैसे बनाना, तो पहले देखो आपने पहला कोण निकाला, वो बताओ कितने डिग्री का है 200 डिग्री का। तो बताओ 200 डिग्री का, तो आपको इस चीज का तो पता चल गया। पर यहाँ पे इनके कोण यहाँ पे वर्त है, इसमें बीच में से एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आपको चांदा लेना, चांदे से रखना, और यहाँ पे चांदे को रखेंगे तो आपको पता है चांदे स्ट्रेट लाइन पे तो आपको पता है ये एकदम सीधा बनाएंगे। आपको अगर आप सीधा बनाएंगे तो ये सीधा बनाएंगे, तो बताओ ये तो 180 डिग्री का बन गया। ये बनाएंगे तो 180 डिग्री का बनता है ये तो। अब आपको तो 200 डिग्री का बना, तो 180 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो मैंने यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ पे केंद्रीय कोण से, तो मेरे को 200 का बनाऊंगा तो 200 का थोड़ा ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो बताओ ये कोण कितने का है 200 डिग्री का, ये 200 का बनाना। अगला बताओ कितना 60 डिग्री का। अब बताओ फिर आपको चांदे को यहाँ पे रखना, चांदे को रखने के बाद में 60 डिग्री का कोण, तो बताओ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये चांदे की सहायता से बनाना। आपको यहाँ पे चांदा नहीं था, यहाँ पे चांदे की सहायता में बना रहा हूँ। आपको चांदे को यहाँ पे रखना, इसको रखने के बाद में 60 डिग्री का ऐसे बनेगा। अगला कोण कौन सा 45 का। अब 45 का ये तो पता है इससे तो छोटा ही बनेगा, तो बताओ मैंने ये 45 का बना दिया, तो ये वाला कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। फिर अगला बताओ कितने का बनाना है 20 डिग्री का, तो ये यहाँ 35 का बनाना, तो बताओ ये 35 का हो जाएगा, ये 35 डिग्री का। अब बताओ अगला कौन सा कोण बचा 20, ये जो बचा ये बताओ कितने डिग्री का है 20 डिग्री का। तो बताओ आपको इस तरीके से पाई चार्ट बनाना। तो बताओ ये किसके लिए था, ये हिंदी के लिए था, ये इंग्लिश के लिए था, और बताओ यहाँ पे मराठी, ये मराठी है, और बताओ ये तमिल है और ये बंगाली, इनके लिए आपको पाई चार्ट बनाना था। तो ये था आपको पाई चार्ट, इस तरीके से आपको शो करना था। तो आपको यहाँ पे नाप के बनाना है, मैंने बिना नाप के बनाया। आपको चांदे की सहायता से इनको नाप के, इनके कोणों को आपको 200 डिग्री का, 60 का, 45, 35 और 20 डिग्री का कोण से नाप के आपको इस तरीके से पाई चार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो आपको रुपए दे रखे 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से। अब आपको दे रखा 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना, जबकि ब्याज आपको वार्षिक संयोजित है। अब आपको इस टाइप क्वेश्चन को आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वार्षिक दर है किस तरीके से आपको ज्ञात करना। तो आपको जो दे रखा है, पहले आपको देखो मूलधन दे रखा है, तो बताओ आपको मूलधन दे रखा है, तो लिख लो पहले, फिर आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन बताओ कितना, मूलधन ये बोलते हैं पी, आपको कितना दे रखा है 12,600 रुपए ये दे रखा है। और बताओ यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको, टाइम या आप कह सकते हो समय, समय बताओ कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, ये आपको गिवन है। और बताओ वहां पे दर दे रखी, बताओ दर या आपका आर बताओ कितना दे रखा है 10%, ये आपको गिवन है। अब आपको बताओ ये गिवन है, तो बताओ आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। अब आपको मिश्र धन आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, अमाउंट ये आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन आने के बाद में
मिश्र धन आने के बाद में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में आने निकालना मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे आपको मूलधन माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएंगे। तो बताओ आपको ये वाला करना है तो पहले आपको मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। तो आपको ये निकालने के लिए आपको पता है मिश्र धन का ये आपको सूत्र निकालना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस r बटा 100 इन इसकी पावर कितनी है t, ये आपके टाइम है। यहाँ पे t आज समय है, इस समय को आपको कितनी पावर है। अब आपको बताओ ये मिश्र धन a, इसको बोलते हैं अमाउंट, या लिख सकते हो a लिख सकते हो, यहाँ पे a है, इसको p बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहाँ पे आपको निकालना मिश्र धन, आपको ये निकालना है मिश्र धन, तो आपको निकालना है। तो बताओ ये निकालने के लिए बताओ प्रिंसिपल आपको बताओ कितना दे रखा है 12,600, ये क्वेश्चन में गिवन है। 1 बताओ गुणा 1 प्लस r बताओ कितनी दे रखी है 10%, ये 10 बटा कितना है 100, और बताओ t टाइम बताओ कितना दे रखा है यहाँ पे 2 वर्ष, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। अब इसको आपको सोल्व करके लिखना, तो मैं लिख रहा हूँ 12,600 है, इसको आप मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले को करने के लिए यहाँ पे इसकी पावर बताओ कितनी है 2 है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो बताओ यहाँ पे 100 है, इसको 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 1 से प्लस 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 110। तो बताओ 110 बटा कितना हो जाएगा 100। अब बताओ इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको बार 2 बार एक बार लिख दो, बताओ 110 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको काटना जो काटना है इसको काट दो। बताओ इसको काटेंगे तो बताओ इस 0 से तो ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब बताओ अभी भी 2 0 बच गए, तो इस 0 से मैंने ये 0 काट दी, इस 0 से ये 0 काट दी। अब बताओ इसको आपको सोल्व करना है। अब बताओ आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 126, इसको गुणा करना है 11 से और फिर इससे गुणा करना है 11 से। अब आपको इसको गुणा करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है, यहाँ करने के बाद में आपको 15, यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इसको करने के बाद में आपको 15,246 इसको सोल्व करने के बाद में ये आएंगे। अब आपको ये आएंगे, तो इसको आपको यहाँ सोल्व करने के बाद में 126 को 11 से और 11 से गुणा करके 15,246 आएंगे। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपके पास अमाउंट है, मतलब आपके पास ये तो आपके पास मिश्र धन आया। अब मिश्र धन आया तो बताओ आपको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप कह सकते हैं CI निकालना है, ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, मिश्र धन में से यहाँ पे आपको जो भी मिश्र धन आया इसको आपको माइनस कर दो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से। तो आपको क्या करना है, मिश्र धन माइनस करना है, मिश्र धन में से माइनस करना है मूलधन, ये माइनस करना। अब मिश्र धन का आपको बताओ कितना है 15,246, और इसमें से क्या माइनस करना, यहाँ पे चक्रवृद्धि, तो 12,600 इसमें से माइनस करेंगे तो बताओ माइनस कर दो। तो बताओ इसको गुणा माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे कर दो, बताओ 15,246 में से 12,600 माइनस करेंगे तो बताओ कितने आएंगे 6 4, यहाँ पे देखो 12 में से 6 जाएंगे तो 6, यहाँ पे 4 बचा 2, तो बताओ 2000, यहाँ पे कितने 2,646। तो बताओ इसको गुणा कर 2,646, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2,646। तो इस तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 होता है, इस तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज आराम से तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो जो भी बचेगा वो वहां पे क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इसका 29 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या आया था, ये आपको दे रखी थी, देखो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस 10xy में से आपको 3x प्लस 5y माइनस का 7zx को घटाइए, ये आपको घटाना है। तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, ये भी जो भी ये वाला पद दे रखा है इस वाले को इसमें से माइनस करना। बताओ इस वाले में से माइनस करना है तो इसको जमा के लिख देते हैं। तो बताओ यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो मैंने लिख दिया, देखो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस 10xyz। अब बताओ इसमें से ये वाला माइनस करना। अब बताओ ये वाला है, ये वाला बताओ माइनस करेंगे तो बताओ ये वाला है इधर प्लस का है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे और बाकी के जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, इस वाले पद में क्या करना, इस वाले पद को इधर माइनस की तरफ माइनस करेंगे तो आपको क्या करना, ये प्लस का है तो बताओ प्लस का है जो तो क्या हो जाएगा माइनस का लिख दिया मैंने, और जो प्लस का वो माइनस कर दो 5yz। अब बताओ जो माइनस का वो प्लस 7zx। इस तरीके से आप अब आपको इसको सोल्व करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो दे रखा है इसको आपको घटाव करना, मतलब आपको घटाइए तो आप करना जो भी ये दे रखा है इसको इधर की तरफ लेके आएंगे इसकी तरफ, तो यहाँ पे जो भी माइनस का उसको प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो और आपको इसको सेट करके अब आपको इसको जो कट रहे हैं उसको काट देते, नहीं कट रहे थे। अब बताओ यहाँ पे ये 5xy है वो 5xy और भी देखो यहाँ ये देखो 5xy यहाँ पे है और 5xy यहाँ पे देखो ये 3xy,
तो बताओ एक प्लस का एक माइनस का, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो बताओ कितना आएगा। यहाँ पे देखो ये 5x है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे इसको करेंगे तो बताओ यहाँ पे 2xy ये बचा। करने के बाद में इसे एक हट। अब बताओ यहाँ पे yz देखो, बताओ यहाँ पे 2yz है और बताओ yz और भी है, बताओ यहाँ पे ये yz ये रहा, तो बताओ कितना है। यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख दे। तो बताओ यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, माइनस का 5, तो 7yz ये हो गया। ये होने के बाद में अब बताओ zx वाला ले। अब बताओ zx वाला, बताओ ये तो माइनस का 2zx है और बताओ यहाँ पे प्लस के साथ जो zx है, तो बताओ ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो बताओ यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का आएगा तो बताओ आपको घटाओ माइनस होगा, तो बताओ यहाँ पे तो 7 में से 2 जाएगा तो बताओ कितने बचेंगे, प्लस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे प्लस का 5, तो प्लस के मैंने लिए 5z और x। अब बताओ अब क्या बचा, 10xyz ये बचा, जो बचा इसको ऐसे कैसे यहाँ पीछे उतार दो, तो मैंने लिख दिया 10xy और z। अब बताओ इसका आंसर इस तरीके से करना है, तो बताओ इसका आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना, तो आपको जो भी दे रखा है उसको घटाना, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 होता है। इस तरीके इसका आंसर ये हो जाएगा। घटाने के जो कट रहा है उसको काट दो और जो जुड़ रहा है प्लस माइनस है तो इनको घटा के इस तरीके से करके ये वाला आंसर इस तरीके से निकाल। क्वेश्चन नंबर मान यहाँ पे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था देखो, यहाँ पे दे रखा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, आपको दे रहा है किसी वर्ग है, ये वर्ग किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल बताओ कितना दे रखा है, 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको देखो ये ज्ञात करना था, आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो बताओ कैसे निकालें। तो पहले आपको देखो किसी वर्ग की भुजा की, आपको पहले ये पता ये है कोई वर्ग है जिसकी भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है यहाँ पे वर्ग है, इस वर्ग में तो आपको पता है सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में तो सारी भुजाएं ये वाली सारी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में आपको इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग का। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बताओ आप कितना दे रखा है, 441 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको बताओ ये निकालिए, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताओ क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा स्क्वायर है तो बताओ भुजा स्क्वायर करेंगे, बताओ इसका भुजा स्क्वायर करो, बताओ इसकी कितने दे रखे हैं, 441 दे रखे हैं, 441। अब बताओ यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएंगे तो बताओ यहाँ पे निकालेंगे, बताओ यहाँ पे स्क्वायर है इधर जाएगा तो बताओ 441 पे जाएंगे तो बताओ ये निकाल लेंगे। अब बताओ आपको 441 का वर्गमूल निकालना, तो आपको क्या करना है, 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ इसमें इसका भाग दे लो, इस तरीके से वर्गमूल निकालो तो बताओ कितना जाएगा, 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 7 21 इस बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो बताओ 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 9 49 बार गए। फिर 7 का देंगे, फिर 7 का 7 में। अब बताओ इसका वर्गमूल, तो यहाँ से 3 ले लो और यहाँ पे तो 3 और 7, इसका आंसर कितना है, 21। तो बताओ यहाँ पे आप किसकी भुजा निकालेंगे, तो भुजा बताओ कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी 21 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। तो आपको क्या वर्ग की भुजाएं तो ज्ञात करनी थी, तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था, इस तीसरा लास्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। इस तरीके से मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक एवरीवन क्वेश्चन इस तरीके से खोल दिया, और आपके अपने मार्क्स अपने चेक कर सकते हो मेरे कितने मार्क्स आए। इस तरीके से वाला एक से प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, और अब ये सॉल्यूशन किस तरीके से है, तो आपको ये कैसा लगा, किस तरीके से, तो आपको इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें कि